मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है कि दिल्ली में इस वक्त यमुना जी में बाढ़ आई हुई है, यमुना जी चढ़ी हुई है। इतने में ही यानी बहुत ही मामूली बाढ़ है, उतने में ही दिल्ली की अव्यवस्थित हो गई है। जो दिल्ली में यमुना का जो रास्ता है करीबन 22 किलोमीटर है, और उस 22 किलोमीटर के आसपास जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी झुग्गी बस्ती हैं, अनऑथराइज कॉलोनी हैं, वो सारी पानी से लबालब भर गए हैं। और दिल्ली में ऐसा लग रहा है, जो टीवी चैनलों ने जो जिस तरह से आज दिन भर लाइव टेलीकास्ट किया, उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में भयानक बाढ़ आई हुई है, यानी दिल्ली के लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे भी जो हमारे मित्र लोग हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, वो फ़ोन करके कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 22 किलोमीटर का एक जो स्ट्रेच है, उसके दोनों तरफ ये बाढ़ नहीं आती यमुना में, दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में यमुना में दोनों तरफ से बहुत भयंकर एंक्रोचमेंट, अवैध कब्जा हो रखा है। यमुना के अंदर लोगों ने झुग्गियाँ बसा दी हैं। यमुना के आसपास जितनी घर हैं, कॉलोनियाँ, उन्होंने उसको बढ़ा बढ़ा के घर बना दिए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है रोहिंग्या लोगों की। रोहिंग्याओं ने जगह जगह घर बना दिए हैं। और जो ओखला का इलाका है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मिली भगत से 4-4 मंजिले घर बन रहे हैं। कोई इनको रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। वो ऐसा इलाका बन गया कि वहाँ पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं रखती है। और जो निजामुद्दीन ब्रिज है, उसके नीचे जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी, जो साफ़ सुथरी थी, जहाँ किसान जो खेतीबाड़ी कर रहे थे, वो भी घिरने लग गया। और वहाँ पे बड़ी भयानक अनऑथराइज कॉलोनी बस रही है, उसको भी कोई रोकने को तैयार नहीं है। तो इनके कारण, अवैध कब्जों के कारण दिल्ली में बाढ़ आई है। और दूसरी आज बड़ी अजीबोगरीब खबर दी है, और वो भी दिल्ली के ही जो जल संसाधन मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि जो दिल्ली का आईटीओ ब्रिज है, आईटीओ ब्रिज का जो बैराज है, उसके गेट लॉक हो गए हैं, यानी जाम हो गए हैं वो, और वो खुल नहीं रहे। अगर वो खुल जाते तो पानी पास हो जाता है, फिर ओखला की तरफ से वो फिर वापस उत्तर प्रदेश की तरफ, आगरा की तरफ से निकल जाता। बड़ी कमाल की बात है कि मानसून है और आपने चेक नहीं किया कि ऐसे भी स्थिति आएगी। और हर बार, हर मानसून में दिल्ली में यमुना भरती है, इसलिए कि जब उत्तराखंड में और हिमाचल में बारिश होती है तो उसका पानी यमुना के रास्ते ही आता है। और यमुना चूँकि उत्तराखंड से जब निकलती है तो हिमाचल को टच करते हुए फिर हरियाणा से प्रवेश कर दिल्ली आती है। तो हथनीकुंड बैराज है, वहाँ पानी रुकता है जितना हरियाणा रोक सकती है, और उसके बाद फिर वो छोड़ देती है। और फिर दिल्ली में जब उसको पानी चलती है हथनीकुंड से, तो लगभग 248 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, तो उसको दिल्ली पहुंचने में करीबन 48 घंटे लगते हैं। तो 48 घंटे के बाद जब दिल्ली में पानी आती है, जब दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होती है लेकिन बाढ़ आती है, तो वो पानी फिर समस्या खड़ी करता है। जैसे अब दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब पीने की पानी की समस्या हो गई है। क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो यमुना के आसपास ही हैं। तो सारा जब यमुना और यमुना के लेवल के सारे घर, दुकान सब भर गए हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी भर गए, तो वहाँ ट्रीट कैसा होगा, पानी नहीं होगा। जबकि ट्रीटमेंट को दूर बनाना चाहिए था, लेकिन इतनी किसी ने सोचा नहीं। तो जैसे अभी खबर आई है कि शायद उत्तराखंड में और हिमाचल में बारिश थोड़ी सी कम हुई है, तो उसके कारण अब दिल्ली में जो पानी छोड़ा गया था हथनी बैराज से, उसको कम कर दिया गया। यानी जो स्तर था, जो 209 मीटर तक चला गया था यमुना का स्तर, वो वापस 208.5 जो 208.53 मीटर पर आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये घटेगा, और ऐसा उम्मीद है कि कल दोपहर तक घट जाएगा। तो यानी आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ता तक दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम होने वाली है, भयानक प्रॉब्लम होने वाली है पीने के पानी की। क्योंकि अब पानी ट्रीट ही नहीं होगा तो आप पिएंगे कैसे। तो एक ये इशू है। दूसरा इशू कि आप यहाँ जो दिल्ली के 17 नाले हैं जो यमुना जी में गिरते हैं, उन नालों को रोक दिया गया। यानी जो गंदगी है, जो सीवर है, वो वापस कॉलोनी की तरफ जा रहा है। तो वो अब जब भरेगा तो कॉलोनी में या सड़कों पर आएगा।
तो अब सोचिए कि जब वो सड़कों पर भरेगा और वो पानी जब बीमारी पैदा करेगा तो तब क्या स्थिति होगी दिल्ली की। तो दिल्ली के सामने एक तो बीमारी की समस्या खड़ी होने वाली है, तरह तरह की बीमारियां, और दूसरा पीने के पानी की प्रॉब्लम होने वाली है। अब उसमें तो अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें कोशिश कर रहे हैं, जो लो लेइंग एरिया में रह रहे हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन चूंकि ये समस्या किसी की नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई मतलब नहीं। जिस तरह से आज लगा रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो मुझे लगता है कि इस समय आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये समय है कि कैसे इस कठिन स्थिति से बाहर निकला जाए। तो इस तो अभी 2-3 दिन रहेगा ये मामला, तो इस पर हम लोग आगे बात करते रहेंगे। मित्रों, कल हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली, 14 जुलाई के लिए चंद्रयान-3 मिशन शुरू होगा और 2:35 पर श्री हरिकोटा सेंटर से प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि जो हमने 2019 के जो आंशिक रूप में सफल था, लेकिन लास्ट में गिर गया, असफल रहा, विफल हो गया, तो उससे जो उसकी विफलताओं से जो कमियां थी उससे सीखने को मिला। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब साइंटिस्टों ने चंद्रयान-3 को बहुत ही पुख्ता बनाया है, यानी उसमें अब कोई कमियां नहीं है। और अब ऐसी हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारा ये चंद्रयान-3 जो बाहुबली लेकर जाएगा, और उसके बाद ये अगस्त 27 से 28 अगस्त को चांद पर जब इसके सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो फिर हमारे लिए खुशी का गर्व होगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसरो के अध्यक्ष और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने आज तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वहाँ उन्होंने एक मॉडल भी भेंट किया चंद्रयान-3 का, कि ये जो अभियान है ये सफल हो, और पूरे देश की इसमें शुभकामनाएं हैं। और हमारी पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ये सफल हो। तो अगर ये होगा, सफल ही होगा, तो जैसे ही चांद पर हमारा उपग्रह, हमारा जो मिशन उतरेगा, तो हम दुनिया के चौथे देश हो जाएंगे जो चांद पर उतरने वाले होंगे। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस उतर चुके हैं। मित्रों, आज बिहार में भाजपा ने जो वहाँ एक भर्ती घोटाला हुआ था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, और पुलिस वालों ने वहाँ इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया कि जैसे आतंकवादियों के साथ करते हैं, और एक भाजपा नेता की हत्या हो गई है, वो उस लाठीचार्ज में मारा गया है। तो उस पर बयानबाजी हो रही है। ये लोग कह रहे हैं जेडीयू वाले कि वो पहले से बीमार था, उसको कोई चोट नहीं लगी। इस तरह सारी दुनिया टीवी पर देख रही है उसको, सीसीटीवी पर उसको डंडों से पुलिस वाले कूट रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको चोट नहीं लगी है। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन जिन्होंने मारा है, और ये सबक सीखना चाहिए कि भारत जैसे लोकतंत्र में क्या ये संभव है कि आप लाठी से किसी को भी कूट दो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक होगा, और इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह को परमिशन नहीं दी जा सकती है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं और फ्रांस में वो एक समझौता करेंगे। 26 राफेल जहाज़ों को खरीदा जाएगा और 3 स्कॉर्पियो पनडुब्बियों को भी खरीदा जाएगा। तो उसके लिए भारत ने एग्रीमेंट पे जो हमारी डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है उसने अप्रूवल दे दी है। तो अब प्रधानमंत्री वहाँ साइन करेंगे और फिर वो धीरे धीरे, जैसे कि जो पिछली बार हमने खरीदे थे 50 राफेल, वो हिंदुस्तान आ चुके हैं, तो 26 और आएंगे। और जो कल उनका फ्रांस का नेशनल डे है, तो कल वहाँ पे जैसे हमारे देश में 26 जनवरी होती है, इसी तरह से वहाँ फंक्शन होता है। तो उसमें भारत की तरफ से भी 2 राफेल जहाज़ उड़ाए जाएंगे, यानी मार्च पास्ट में राफेल भी उनकी हिस्सेदारी होगी। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, जैसे कि CUET UG परिणाम 17 तारीख तक घोषित हो जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि डायनामाइट से
मोटावर्स व हवाला से क्रिप्टो करेंसी सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल हमारी सरकारें भी कोशिश कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मामला है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। पंजाब हरियाणा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और आज हमने देखा कि उत्तराखंड में जो बारिश हुई है उसके कारण कोटद्वार में एक पुल बह गया और उससे संपर्क मार्ग ही टूट गया। बड़ा भयानक था ये। और धन शोधन मामले में नवाब मलिक को जमानत नहीं मिली है। जमानत मलिक को अरेस्ट किए हुए भी 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था, तो काफ़ी हो गए, करीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। और इसके अलावा केरल के एक प्रोफेसर के हाथ काटने के मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिली है। और केजरीवाल संजय सिंह को 26 जुलाई को अहमदाबाद में पेश होने को कहा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जब कोर्ट का फैसला आया था तो उस पर उन्होंने मजाक उड़ाया था कि कोर्ट ने डिग्री न दिखाने का आदेश दिया था। तो उन्होंने कहा था ये कैसा आदेश है। तो उन पर फिर कोर्ट ने संज्ञान लिया और मानहानि का उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया और उनको 26 जुलाई को पेश होने को कहा है। तो देखते हैं उसमें आगे क्या होता है, क्या उनको सज़ा मिलती है या उनको माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाता है, ये तभी पता लगेगा। मित्रों, जीएसटी काउंसिल ने 28% जीएसटी की जो दर तय की थी ऑनलाइन गेमिंग और जो ऑनलाइन गेम है या कसिनो है, और इनको कहा गया कि आप जो है इनको 28% की घुड़दौड़ सवारी है, इनको 28% के रेंज में लिया था। तो इसको सरकार ने कहा है कि इससे करीबन 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इनकम होगी सरकार की। और इसके लिए जो अभी संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें बिल आएगा और उसमें ये संशोधन किया जाएगा। तो मित्रों, बाकी पॉलिटिकल खबरें, चूँकि आज बाढ़ का इतना मामला रहा है कि पॉलिटिकल खबरें दब गई, लेकिन 17 और 18 तारीख को बेंगलोर में अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग है और वहाँ ऐसा लगता है कि उसमें तय होगा कि अब ये इनका पार्लियामेंट सेशन कैसा रहेगा, 2024 की चुनाव की तैयारी कैसे रहेगी। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।